बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला समास है बहुव्रीहि समास है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PRK एडुलाइटमेंट में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान और मैं PRK स्टडी पॉइंट में एक सीनियर फैकल्टी हूँ। फ्रेंड्स, हमारी हिंदी व्याकरण की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने कारकों के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगला जो हमारा चैप्टर होगा समास, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, वो पूरी तरीके से बेस्ड होगा कारकों पर। कहना चाहूँगा कि जल्दी से जा करके वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद ये समास की वीडियो। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक समास। तो फ्रेंड्स, समास पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ें जानना आवश्यक है। सबसे पहली उसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन, दूसरी उसकी प्रक्रिया यानी उसकी प्रोसेस। तो सबसे पहले हम परिभाषा जानते हैं। देखो, दो शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसी को हम समास कहते हैं। जैसे एक शब्द है हमारे पास, हमने दूसरा शब्द जोड़ा तो इससे जो नया शब्द निकल के आया उसी को हम समास कहते हैं। यानी परिभाषा क्या हो गई? दो शब्दों के मेल से जो नया एक शब्द बनता है उसको हम समास कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कहा पुत्र वधु, पुत्र वधु, तो इसमें हमारे पास दो शब्द हैं, एक हो गया पुत्र और दूसरा हो गया वधु। तो इन दो शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बना, दरअसल यही एक समास शब्द है। अब जानते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। तो समास प्रक्रिया में हम शब्दों का संक्षिप्तीकरण करते हैं, या उसको संक्षिप्तीकरण का अर्थ है उसको शॉर्ट कर देना, उसको ब्रीफ में कर देना। तो शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना या उन्हें शॉर्ट में निपटा देना ही समास कहलाता है या समास की प्रक्रिया कहलाती है। कैसे? जैसे अगर हम बात करें कि इसको पुत्र की वधू ना कहकर हमने कहा पुत्र वधू, तो ये शॉर्ट करना हुआ। अगर हम ऐसा कहते पुत्र की वधू और इसके बजाय हमने पुत्र वधू कहा है, तो यही ब्रीफ करना, शब्द को शॉर्ट करना या संक्षिप्त करना ही समास प्रक्रिया कहलाता है। तो फ्रेंड्स, समास की रचना में प्राय चार चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम पूरा समास समझ सकते हैं। पहला है इसमें पूर्व पद, दूसरा है उत्तर पद, तीसरा समास शब्द और चौथा है पद विग्रह। पूर्व पद क्या होगा? तो जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि समास दो शब्दों के मेल से बना है। हमने एग्जाम्पल लिया था पुत्र वधू, तो इसमें जो पहला शब्द होगा उसको हम पूर्व पद कहेंगे। यानी पुत्र वधू में पुत्र जो शब्द है वो पूर्व पद है, तो ये हो गया हमारा पूर्व पद। और जबकि उत्तर पद है, दूसरा शब्द उत्तर पद हो जाएगा। अगर हम होल एज अ होल कंप्लीट की बात करें तो ये पुत्र वधू कंप्लीट समास शब्द है। और अगर हम पद विग्रह की बात करें तो यदि हम इसको व्याख्या करके बोलते हैं तो वो पद विग्रह कहलाता है। जैसे हमने कहा पुत्र की वधू, तो ये पद विग्रह हुआ। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, समास को समझने के लिए हमें पद विग्रह को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तभी हम पता लगा पाएंगे कि ये जो है कौन सा समास है, यदि हम पद विग्रह को अच्छे से ज्ञात कर पाएं। ठीक, तो आइए अब बात करते हैं समास के भेदों के बारे में। तो फ्रेंड्स, समास के हमारे पास 6 भेद हैं जो कि मैंने लिखे हैं। तो चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास अव्ययी भाव समास। फ्रेंड्स, मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी कि समास रचना में 4 चीज़ों को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है पूर्व पद, फिर उत्तर पद, एक समास शब्द और एक पद विग्रह। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? फ्रेंड, जिसका पूर्व पद, जिस समास शब्द का पूर्व पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। यदि किसी भी शब्द का पूर्व पद इनमें से होता है तो वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने कहा आजन्म, आजन्म, तो पूर्व पद है आ और उत्तर पद है जन्म। तो आजन्म का यदि हम पद विग्रह करेंगे तो क्या हो सकता है? आजन्म यानी जन्म से लेकर। तो हमारे पास चारों चीजें हमें ज्ञात हो गई। आ हमारा पूर्व पद है, जन्म हमारा उत्तर पद है, कंप्लीट आ जन्म हमारे समास शब्द है और जन्म से लेकर इस आजन्म शब्द का पद विग्रह हो गया। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा अव्ययी भाव समास जिसका पूर्व पद इनमें से कुछ एक होगा। इसके साथ एक चीज और होती है अव्ययी भाव समास में, यदि एक ही शब्द 2 बार रिपीट होता है, यानी पूर्व पद भी वही हो और उत्तर पद भी वही हो, तो हमारे पास वो भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास हाथ प्लस हाथ, तो ये बन जाता है हाथों हाथ। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है,
तो ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। इसी तरह से रातों रात तो ये भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। बहुत सिंपल है अव्ययी भाव समास। इसके बाद हम बात करते हैं तत्पुरुष समास। फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि भाई समास पढ़ने के लिए हमें कारकों को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो तत्पुरुष समास पूरा का पूरा बेस्ड है कारकों पर। यदि आपने कारक नहीं पढ़े हैं तो आप इस समास को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे तत्पुरुष समास की। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था तत्पुरुष समास या समास को पढ़ने के लिए ही हमें कारकों को जान लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो कारकों की जो आवश्यकता है हमें केवल इस समास में पड़ती है, जो कि है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में फ्रेंड्स कारक चिन्हों को विलुप्त किया जाता है या उनको हटा दिया जाता है। ठीक, तो तत्पुरुष समास के कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। ठीक, इसमें वैसे कारकों के 8 भेद होते हैं, लेकिन हम इसमें कर्ता कारक और अंतिम जो है संबोधन कारक को शामिल नहीं करते। तो कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के केवल 6 भेद हैं। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष की जो विभक्ति है या जो कर्म तत्पुरुष का चिन्ह है वो उसमें है को। तो कर्म तत्पुरुष समास में को चिन्ह का विलोप किया जाता है या इसको हटा दिया जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा गगनचुंबी, गगनचुंबी। तो यदि आपसे पूछते हैं कि भाई इस शब्द में कौन सा समास है, तो आपको करना क्या है, केवल इसका पद विग्रह कर देना है। तो इसका पद विग्रह होगा गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी कहलाता है। तो हमने इसमें से क्या विलुप्त किया, गगन को चूमने वाला। तो फ्रेंड्स, इस शब्द में हमने को चिन्ह का विलोप किया है। तो और को है कर्म कारक की विभक्ति। तो इसमें इस शब्द में गगनचुंबी शब्द में कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं, यश प्राप्त, चिड़ीमार। तो फ्रेंड्स, इसका दूसरा भेद है करण तत्पुरुष समास। अब करण कारक में जो चिन्ह होते हैं वो है से या के द्वारा। तो करण तत्पुरुष समास में हम इन चिन्हों का लोप करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, हमने कहा रेखांकित। इस शब्द में कौन सा समास है, तो हमें करना क्या है, पुनः पद विग्रह करेंगे। तो रेखांकित का पद विग्रह क्या होगा, रेखा से अंकित। तो हमने यहां पर से चिन्ह का लोप किया है। तो से किसका चिन्ह है, करण कारक का। तो यहां पर हो जाएगा इस शब्द में, रेखांकित शब्द में करण तत्पुरुष समास। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सूर रचित, भयाकुल। ठीक है, तो ये करण तत्पुरुष में आएगा। इसके बाद अगला भेद है इसका संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान कारक के जो चिन्ह है वो है के लिए। तो यदि आपके पास शब्द आता है हथकड़ी या फिर डाक गाड़ी, तो और आपसे पूछते हैं इन दोनों शब्दों में या इस शब्द में कौन सा समास है, तो सबसे पहले बात करते हैं हथकड़ी। तो इसका पद विग्रह आपको करना है हाथ के लिए कड़ी, या फिर डाक गाड़ी है डाक के लिए गाड़ी। तो फ्रेंड्स, इन शब्दों में हमने के लिए चिन्ह का लोप किया है या के लिए चिन्ह को हटाया है, इसलिए इसमें संप्रदान कारक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपादान कारक की और अपादान तत्पुरुष समास की। अपादान तत्पुरुष जो समास है उसमें हम अपादान कारक की विभक्ति से को हटा देते हैं, लेकिन इसमें याद रहे से अलग होने वाला भाव ये अनिवार्य है। तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पदमुक्त। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने कहा पद मुक्त, तो पद से मुक्त, और इसमें अलग होने का भाव आ रहा है, पद से अलग होने का भाव आ रहा है। तो पद से मुक्त, हमने से चिन्ह को हटाया है। यहां करण कारक की विभक्ति नहीं है ये से, क्योंकि यहां पर करण का मतलब है माध्यम और यहां पर से का मतलब है अलगाव होना, अपादान का मतलब है अलगाव होना। तो यहां पद से मुक्त, या हम कहेंगे पाप मुक्त, पाप से मुक्त। तो यहां पर ये दो शब्द हो जाएंगे अपादान तत्पुरुष समास के। इसके बाद हम बात करते हैं संबंध तत्पुरुष समास की। तो संबंध तत्पुरुष समास बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें हम का, की, के का लोप करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है राजपुत्र, तो इसका पद विग्रह यदि आप करेंगे तो आप कहेंगे राजा का पुत्र, राजपुत्र है। या गृहमंत्री, तो इस शब्द में हम इसका पद विग्रह करेंगे गृह का मंत्री। तो ये इन शब्दों में संबंध तत्पुरुष समास है, जिसमें हम संबंध कारक की जो चिन्ह है, इनकी विभक्ति है, इसको हटा देते हैं। ठीक है। इसके बाद तत्पुरुष समास का आखिरी भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास।
फ्रेंड्स इसमें हम अधिकरण कारक की जो विभक्ति है में और पर, उनका लोप करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। हमने कहा लोकप्रिय, या दूसरा कहा आप बीती, आप बीती। तो यदि हम इन दो शब्दों का पद विग्रह करते हैं तो लोकप्रिय यानी लोक में प्रिय, और आप बीती यानी आप पर बीती। तो इन शब्दों में हमने लोकप्रिय में हमने में का लोप किया है, और आप बीती में हमने आप पर बीती यानी पर का लोप किया है। तो ये अधिकरण कारक के या अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। तो फ्रेंड्स तत्पुरुष समास के इन 6 भेदों के अलावा भी एक अन्य भेद है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। उसको हम कहते हैं नंज समास। तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। आइए जानते हैं नंज समास दरअसल है क्या। तो नंज समास फ्रेंड्स, जिस समास शब्द का पूर्व पद यानी पहला पद नकारात्मकता का बोध कराता है, यानी जिस समास शब्द का पहला शब्द नेगेटिव हो, वो नंज समास कहलाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा अजन्मा, या दूसरा हमने कहा नापसंद, या हमने कहा गैर कानूनी। तो फ्रेंड्स ये 3 शब्द हैं। जैसे हमने कहा अजन्मा, तो पूर्व पद, या हम इनका पद विग्रह करें तो अजन्मा यानी जो जन्मा न हो। तो यानी इसका जो पूर्व पद है वो नेगेटिव या नकारात्मकता का बोध कराता है, इसीलिए क्या है, नंज समास के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से नापसंद जो पसंद ना हो, गैर कानूनी जो कानून में ना हो, अधर्म जो धर्म में ना हो। तो इस तरह के शब्द नंज समास के उदाहरण होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे समास कर्मधारय समास की। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें जो पूर्व पद है वो प्रधान होता है और एक पद दूसरे की विशेषता बताता है। यानी इसके जो 2 पद हैं उन दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, यानी एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। इसी को हम कर्मधारय समास कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा कमल नयन, कमल नयन, तो यदि हम इसका पद विच्छेद करेंगे या पद विग्रह करेंगे तो इसमें आ जाएगा कमल के समान नयन। तो नयन की विशेषता बताई जा रही है कमल शब्द से। तो इन दोनों शब्दों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। और एक चीज जो ध्यान देने योग्य है, जब हम पद विग्रह करते हैं कर्मधारय का तो है जो या के समान, पद विग्रह में ये 2 चीजें आती हैं। ठीक, तो हमने कहा कमल के समान नयन, या दूसरा एग्जाम्पल लें देहलता, तो देह के समान लता। तो ये जो एग्जाम्पल हो जाएंगे ये हो जाएंगे किसके, कर्मधारय समास के। याद रहे एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो वो कर्मधारय समास होता है। इसके बाद बात करते हैं द्विगु समास की। तो द्विगु समास में फ्रेंड्स क्या है कि प्रथम पद सदैव संख्यावाचक विशेषण होता है। पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, वही द्विगु समास होता है। जैसे हमने कहा दोपहर, दोपहर, तो प्रथम पद हो गया दो और उत्तर पद हो गया पहर। तो इसका पद विग्रह हो सकता है 2 पहरों का समूह, या अगला हम कहें सप्तऋषि, सप्तर्षि यानी 7 ऋषियों का समूह। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हमने कहा त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। तो ये सब क्या है, द्विगु समास के उदाहरण हैं। जिसका प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो वही द्विगु समास होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे 5वें समास द्वंद्व समास के बारे में। फ्रेंड्स इस समास के दोनों ही पद इक्वल लेवल के होते हैं, यानी उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, दोनों पद लगभग समान अवस्था में होंगे। लेकिन इन दोनों पदों के बीच एक योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, जिसको अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। ठीक, तो जैसे हम कहें माता पिता, तो इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास, माता और पिता। फ्रेंड्स इसमें भी ध्यान रखने योग्य बात है कि जब हम पद विग्रह करेंगे तो और, एवं, या, अथवा, इन 4 शब्दों में से ही कोई शब्द आएगा जब हम इसका पद विग्रह करेंगे। तो जैसे हमने कहा माता पिता, माता और पिता। दूसरा का हमने नदी नाले, नदी और नाले, खरी खोटी, खरी और खोटी, ठंडा गरम, ठंडा या गरम। तो ये सब एग्जाम्पल हैं द्वंद्व समास के, जहां दोनों पद
समान अवस्था के होते हैं, कोई पद प्रधान या प्रमुख नहीं होता। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बहुव्रीहि समास। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला समास है बहुव्रीहि समास। तो फ्रेंड्स, बहुव्रीहि समास क्या है कि भाई जहां दो पद मिलकर, यानी प्रथम पद या उत्तर पद दोनों मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर दें, वही बहुव्रीहि समास है। इसके और अन्य एग्जाम्पल है, जैसे हमने कहा पीतांबर, लंबोदर। जैसे हमने कहा पीतांबर, पीत धन अंबर, पीतांबर, लेकिन इसका तीसरा अर्थ क्या है? भगवान विष्णु। इसी तरह से लंबोदर, लंबा उदर, लेकिन लंबोदर का अर्थ होता है भगवान गणेश। तो ये जो हैं ऐसे शब्द जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करें, उसी को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था समास के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।